धमाकेदार दिवाली सिर्फ उत्कर्ष के साथ। इस दिवाली ट्रिपल धमाका ऑफर में सभी ऑनलाइन कोर्स पर पाएं 90% तक की छूट, 3 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी और हर लाइव फ्रॉम क्लासरूम कोर्स के साथ फ्री रिकॉर्डेड कोर्स। ये धमाकेदार ऑफर सिर्फ 3 नवंबर तक है। एनरोल नाउ। चलिए नमस्कार दोस्तों, आप सभी का ढेर सारा स्वागत है। मेरा नाम है सतीश मीणा और आप मुझे देख रहे हैं उत्कर्ष के प्लेटफॉर्म पर। कैसे सब लोग? अरे राजी खुशी, दिक्कतों में कोई कमी तो नहीं है? चलो, होनी भी नहीं चाहिए। चलिए तब तक क्लास को शेयर कर दो और लाइक कर दो जब तक मैं जो है अपनी कहानी की शुरुआत करता हूँ। चलिए तो हाँ, जितने लोगों की कमेंट थी कि पोल मत लगाना, नहीं लगा रहा हूँ, टेंशन मत लो। चलिए, तो दिवाली का भी समय चल रहा है, मैं भी आपकी समय की नज़ाकत को समझ सकता हूँ, लेकिन एक क्लास तो आप कर ही सकते हैं ताकि बाद में ये ना लगे आप लोगों को कि सर हम दिवाली में आप दिवाली बना के आए हैं तो अब हमारी पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं हो रही है। ठीक है, आप अगर एक डोज थोड़ा थोड़ा लेते रहोगे ना और बाद में ऐसा नहीं लगेगा, नहीं तो पूरे 1 महीने पीछे चले जाओगे। ठीक है, तो ये क्लास जरूर अटेंड करते रहे। दिवाली के दिन भी मैं क्लास लूंगा, बाकी टाइम पूरे टाइम आपकी कंटिन्यूटी मैं बनाए रखूंगा, इसका जिम्मा मेरे ऊपर है। ठीक है, बस आप कंटिन्यू बने रहे ताकि दिवाली के बाद भी आपको त्यौहार भी आपका मन जाए। आधे घंटे की तो क्लास है, ठीक है, इतना तो ले ही सकते हैं। चलिए आइए, तो पहला प्रश्न आपके सामने, और पहला प्रश्न यह है कि उच्चारण को सुधारने का कार्य किन कक्षों में किया जाना चाहिए। हाँ, सबसे पहले क्लास को शेयर कर दीजिए। सारे योद्धा जो भी हैं हमारे साथ बने हुए हैं वो सब क्लास को शेयर करेंगे उन ग्रुप्स में जहां पर सब लोग इनएक्टिव है, लेकिन सतीश मीणा पढ़ा रहा है। ठीक है, चलिए आइए। आप लोग तभी आगे निकल सकते लोगों से जब लोग आराम कर रहे हैं और आप काम कर रहे हैं। ठीक है, रोनाल्डो, और मैंने कल भी कहा था कि रोनाल्डो विराट कोहली लोगों से इसीलिए अलग है कि जब लोग सब आराम कर रहे होते तब भी वो प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। तो आप भी रोनाल्डो विराट कोहली से कम हो क्या? चलो क्लास शेयर करो, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो उच्चारण सुधारने का कार्य किन कक्षाओं में किया जाइए। तो आप सभी को पता है कि बच्चा गलत बोल रहा है, क्या बोल रहा है ना, उसको पहले ही टोक दो जब वो बहुत छोटा सा है, वरना एक बार अगर उसको याद हो गया ना, जैसे मेरा भांजा पिद्दी है, मैंने आपको सुनाया था कि जब छोटा बच्चा रहता कुछ भी उठा के वो मेरा भांजा लेके आता, मामा जे क्या है, जे क्या है, हर चीज पूछता वो। अब उसकी चिप तो फॉर्मेट है, जो आपने शुरू में उसको डाउनलोड कर दिया वही ठीक है। उसकी मम्मी हर चीज उसको इंग्लिश में बताती, हिंदी में बताती। ठीक है, लेकिन जब वो कभी कभी दादी के साथ भी तो रहता है, तो उसने पूछ लिया, बल्ब जल रहा था, दादी से पूछा कि दादी ये क्या है, तो दादी ने बोल दिया कि गुलूप है। तो गुलूप है तो उसको दिमाग में वही याद रह गया। अब आज भी अगर आप उससे इंस्टेंटली उसको कुछ पता नहीं हो ना, अचानक से उसको लेकर आ जाओ और पूछ लो कि ये क्या है, तो वो कहेगा मामा गुलूप है, फिर बोलता नहीं 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 बल्ब है। ठीक है, तो जो डाउनलोड हो जाता है, इसलिए बच्चों को बचपन में ही उनको सुधार देना चाहिए। ठीक है, तो जो भी गलती है वो प्रारंभिक शिक्षा में ही जो है उनको जो है वो सुधार करने देना चाहिए। तो आंसर आपका क्या आएगा? ए फॉर एप्पल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में वाक्य उससे संबंधित शब्द शुद्ध है? बताओ कौन सा जो शब्द है वो शुद्ध है इसमें से। हाँ बताओ जल्दी फटाफट, कौन सा शब्द जो है वो निम्नलिखित वाक्यों में से शब्द आपका शुद्ध है? बताओ फटाफट। तो देखो, आपको मैं बता रहा हूं कि कर्मेंद्रियों द्वारा प्राप्त होने वाला जो ज्ञान होता है वो आपका कर्मेंद्रियों द्वारा जो प्राप्त जो ज्ञान होता है वो आपका अनुशीलन नहीं होता है, वो आपका जो है वो अनुभव होता है। क्या होता है? अनुभव। ये क्वेश्चन शायद मैं पहले एक बार करवा चुका हूँ। कर्मेंद्रियों द्वारा ज्ञान प्राप्त होता है, चिंतन होता है, वो आपका अनुभव होता है। किसी के दुख में दुखी होकर उस पर की जाने वाली जो कृपा होती है वो अनुभूति नहीं होती है, वो अनुकंपा होती है। क्या होती है? अनुकंपा। ठीक है, और छोटों से प्रसन्न होकर उन पर कुछ भलाई करना, है ना, तो ये तो अनुग्रह है, ये तो बिल्कुल सही है ना। और जिसमें सार ना पहले था ना अब है, ठीक है, तो जो ना पहले था ना अब है आपका, जिसमें पहले कभी ना सार था ना अब है, वो निसार असार आएगा, असार, है ना। पहले कभी सार था और ना अब है ना, और जिसमें पहले कभी सार था लेकिन अब नहीं है वो निसार कहलाएगा। क्लियर है ना? ठीक है, तो ये आपका आसार कहलाएगा, ये नहीं कहलाएगा, यही सही है। चलो अगला प्रश्न है, एक समान उच्चारित होने वाले शब्द निम्नांकित में से किस विधि के साथ सिखाए जाते हैं? ऐसी कौन सी विधि है जिसके द्वारा ये सिखाया जाता है कि एक समान उच्चारित होने वाले शब्द निम्नलिखित में से जो है किस विधि के साथ सिखाए जाते हैं? जल्दी बताओ फटाफट। हाँ, ठीक है, तो देखो
एक विधि आती है ध्वनि साम्य विधि, जिसको पढ़ाना सिखाना सिखाते हैं, ठीक है, कि भैया समान उच्चरित होने वाले जो शब्द है, जैसे कि मैं आपसे कह दूं कि एक तो ये इति और एक ये इति है ना, इन दोनों के अर्थ बताओ तो फटाफट कमेंट करके बताओ इन दोनों के अर्थ क्या है। ठीक है, अगला प्रश्न चौथा है आपके सामने, ये रहा। हाँ, लिखित अभिव्यक्ति का साधन नहीं है, निम्न में से लिखित अभिव्यक्ति का साधन नहीं है, ये बताना है कौन सा साधन है जो लिखित अभिव्यक्ति का नहीं है। हाँ, देखो, पत्र लेखन करोगे, पत्र लिखाओगे तो भी लिखित अभिव्यक्ति है। मन में अभिव्यक्ति क्या होती है, जो मन में चल रहे विचार है ना। निबंध लिखोगे, कहते हैं बच्चों निबंध लिखो, तो उनके मन के जो सारे विचार वो लिख देंगे, पत्र में भी लिख दें। वाद विवाद नहीं है भाई, वाद विवाद को लिख कर क्या करेंगे, है ना। वाद विवाद जो है वो नहीं है, वाद विवाद तो हम आपस में बातचीत करके, इसको कभी लिखा नहीं जाता है। ये तो मौखिक अभिव्यक्ति का साधन है, काय का साधन है, ये मौखिक का है। और नाट्य लेखन, नाटक को भी लिखते हैं, तो ये भी आपकी लिखित अभिव्यक्ति का साधन है। बहुत बढ़िया, चलिए क्लास को शेयर करो फटाफट सारे ग्रुप्स में। अगला, निम्नलिखित में से किस विकल्प में वाक्य या उससे संबंधित शब्द अशुद्ध है। चलिए, निम्नलिखित में से किस विकल्प में अशुद्ध है, ठीक है, तो निम्नलिखित में से किस विकल्प में अशुद्ध है, तो बताओ जल्दी से फटाफट, है ना। अशुद्ध जो आपको है वो ये है कि किसी दुष्ट या बलशाली द्वारा फैलाया गया डर जो होता है, वो डर और भय नहीं होता, वो उसको कहते हैं आतंक, है ना। लोग आतंकी होते हैं ना, आतंक कहते हैं, दुष्ट या बलशाली द्वारा फैलाए। और डर और भय क्या होता है, अनिष्ट की प्राप्ति हो जाए, अनिष्ट की, जैसे कि आप नहीं चाहते कि आप फेल हो जाए लेकिन फेल हो गए, तो ऐसे, है ना। और मैं आपको एक बात बताऊं, इस पे तो एमपी उत्कर्ष पे तो 31 तक ही पढ़ाऊंगा, दिवाली तक ही, ठीक है। दिवाली के बाद जो है वो एसएससी उत्कर्ष, मतलब बाद नहीं, 1 तारीख 2 तारीख 3 तारीख एसएससी उत्कर्ष दोपहर 1 बजे, दिवाली तक यहाँ पढ़ा लूंगा मैं, ठीक है। फिर 2-3 दिन की इस पे मेरे को छुट्टी दे दो यार, इतना क्या कर रहे हो तुम लोग, है ना। 2-3 दिन की छुट्टी दे दो इसमें मेरे को, ठीक है। दिवाली तक तो मैं इस पे भी पढ़ाऊंगा, फिर बाद में मैं केवल एसएससी उत्कर्ष पे क्लास लूंगा आपकी 1, 2 और 3 तारीख का, 3 दिन 1, 2 और 3 तारीख तक जो है वो एमपी उत्कर्ष पर क्लास नहीं होगी ये वाली, ठीक है। एसएससी उत्कर्ष पर होगी लेकिन 1, 2, 3 तारीख को, ठीक है। फिर दिवाली के बाद देखते हैं। चलो, सारंग शब्द का अनेकार्थी, मैंने आपसे कहा ना कि इतना बड़ा बहरूपिया मैंने अपनी हिंदी में नहीं देखा, सबसे बड़ा बहरूपिया। सारंग शब्द के कई अर्थ है, अनेकों अर्थ है ना, किसको नहीं कहते। लेकिन अगर आप देखें तो यहाँ पर जो है कोयल, चंद्रमा, हाथी, भौरा, इन सबको सारंग कहते हैं, हिरण को भी कहते हैं, सर्प को भी कहते हैं, ठीक है, इन सबको सारंग कहते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में कर्मवाच्य का उदाहरण है। देखिए, आप सभी को पता है वाच्य क्या होते हैं, तो वाच्य वो होता है कि क्रिया किसके हिसाब से आएगी। क्रिया जो है वाच्य के 3 भेद होते हैं, है ना। कौन सा वाच्य, कर्तावाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, ये 3 भेद होते हैं वाच्य के। और क्रिया जिसके हिसाब से आ जाए बस वही वाच्य हो जाएगा, है ना। तो आपको एक कर्मवाच्य बताना है कि क्रिया किसके हिसाब से आ रही है, ठीक है। तो कर्मवाच्य कौन सा है, देखो कर्मवाच्य इसमें हम लोग नहाते हैं, तो ये तो कर्ता के हिसाब से आया, लेकिन अब दूध नहीं पिया तो पिया क्या नहीं जाता, तो दूध, क्रिया दूध के हिसाब से आई है। तो यहां पर जो आंसर आपका आएगा, है ना, वो आपका क्या आएगा, बी फॉर मेरा भोलू। क्योंकि देखो बच्चों से नहीं सोया जाता तो बच्चों के हिसाब से क्रिया आई है, सुरेंद्र ने सुंदर गीत लिखे तो सुरेंद्र के हिसाब से आई है। तो यहां पर जो है कर्मवाच्य है, बी फॉर मेरा भोलू। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस विकल्प में वाक्यांश व उससे संबंधित शब्द शुद्ध है, किस विकल्प में, बताओ जल्दी से। शुद्ध बताना है। चलो बताओ फटाफट। चलो, तो आंसर आपको बताना है। तो भैया इसमें तो ये शुद्ध है,
जो बहुत अत्यधिक भूखा हो वो बुभुक्षित होता है। भोजन करने की इच्छा नहीं, भोजन करने की इच्छा तो भूभुक्षा कहलाती है ना। और बुभुक्षु कौन कहलाता है? तो जो खाने का इच्छुक हो, जिसे भूख लगी हो, जिसे भूख लगी हो या जिसको खाने का इच्छुक हो। तो जो एक से अधिक कीमत हो वो अमूल्य नहीं होता, वो तो जो एक से अधिक कीमत का हो वो आपका बहुमूल्य होता है। कैसा होता है? बहुमूल्य होता है। अमूल्य किसको कहते हैं? तो जिसका मूल्य ना आका जा सके, जिसका मूल्य ना आका जा सके, मूल्य ना आका जा सके, वो अमूल्य होता है आपका। ठीक है। और जिसे सुनकर अनेक विषयों का ज्ञान प्राप्त हो उसे तो हम बहुज्ञ ही कहेंगे, है ना। ठीक है, चलिए कह देंगे कि जिसे सुनकर, भाई साहब सुनकर अगर ज्ञान प्राप्त हो ना तो बहुज्ञ नहीं कहते, उसको कहते हैं बहुश्रुत। क्या कहते हैं? बहुश्रुत, क्योंकि सुनकर ज्ञान हुआ। और बहुज्ञ तो उसे कहते हैं जिसे बहुत विषयों का ज्ञान हो, बहुत विषयों का ज्ञान हो। चलो अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन तत्सम शब्दों की जोड़ी नहीं है? कौन तत्सम शब्दों की जोड़ी नहीं? जल्दी बताओ फटाफट, निम्न में से कौन तत्सम शब्दों की जोड़ी नहीं है? तत्सम तद्भव वाली। ये प्रश्न फालतू में आ गया। एक काम करना, आप अभी इतना पढ़ लीजिए, ठीक है, फिर इस प्रश्न के उत्तर अगली स्लाइड में दूंगा मैं आपको, है ना, टेंशन मत लो। तो इतना लोड मत लेना। तो इसका आंसर तो वैसे ही आएगा, ठीक है, क्योंकि गुसाई जो है उसका तत्सम जो होता है वो क्या होता है? गोस्वामी। ठीक है, क्या आएगा उसका? गोस्वामी। ठीक है, चलिए सी आंसर आएगा इसका। और आप उसे समझाओ, शायद वो आपकी बात मान जाए। किस प्रकार का वाक्य है? अब तो आपको इसका तो बहुत सरल, ये देखो, ये वाक्य तो अर्थ के आधार पर आपको आते ही है। तो जरा आप ये बताओ, उसे समझाओ कि वह शायद आपकी बात मान जाए। किस प्रकार का वाक्य है? ठीक है, तो आप सभी को पता है कि जब भी हम ये वाली चीजें करेंगे शायद, ठीक है, तो अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। शायद इसमें जो है वो आपका संदेहार्थक वाक्य होगा। क्या होगा? संदेहार्थक वाक्य। अब वो क्या, टाइपिस्ट से ऊपर नीचे हो गया तो तुम क्यों लड़ ले रहे हो? इधर आओ, मैं तो तुमको प्रश्न भी बता दिया और आंसर भी तो सरल है, कोई दिक्कत नहीं। चलो अगला प्रश्न। हाँ, अगले प्रश्न में यह है कि दिवाली का ट्रिपल धमाका ऑफर चल रहा है। ठीक है, उत्कर्ष के सभी कोर्सेस पर, है ना, ऑनलाइन कोर्सेस पर ध्यान रखिएगा, ऑनलाइन पर अप टू 90% तक का डिस्काउंट चल रहा है। 3 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिल रही है और रिकॉर्डेड कोर्स फ्री मिल रहा है, लाइव फ्रॉम क्लासरूम। ठीक है, तो ये ऑफर आपका जो है 24 अक्टूबर से लेकर 3 नवंबर तक है। तो ऑफर का लाभ लेना ना भूले। उत्कर्ष का ऐप डाउनलोड अभी करें और तैयारी करें जीत की, और दिवाली मनाएं खुशियों के साथ, उत्कर्ष के साथ। चलिए अगला प्रश्न है, गोपाल ने मनी ऑर्डर के द्वारा अपने पिताजी को रुपए भेजे। बताओ, तो मनी ऑर्डर जो है वो किस भाषा का शब्द है? मनी ऑर्डर, है ना, मनी को क्या कर दिया? ऑर्डर कर दिया और घर पे मनी आ गया, तो बस यही मनी ऑर्डर हो गया। तो आपको पता है मनी अंग्रेजी भाषा का शब्द है, इतना सरल है, लड्डू क्वेश्चन है, इतना लोड थोड़ा लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लोटा भरकर पानी लाओ, इस वाक्य में रेखांकित पद कौन सा है? लोटा भरकर पानी लाना है ना। तो आप सभी को पता है कि लोटा मतलब ऐसे शब्द जिनकी स्रोत पता ना हो, उत्पत्ति का स्रोत पता ना हो, उत्पत्ति का स्रोत कैसा हो, स्रोत अज्ञात हो, है ना, उन्हें हम क्या कहते हैं? देशज शब्द कहते हैं, है ना। जैसे मैं कई बार तो आपसे बोलता हूं, पगड़ी, है ना, पगड़ी, है ना, ढाबा, जूता, डोरी, है ना, समोसा। ठीक है, तो ये सारे शब्द कैसे? देशज। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से विराम चिन्हों के सही प्रयोग वाला वाक्य बताओ। विराम चिन्ह का सही प्रयोग क्या है? देखो,
इसमें सही प्रयोग देखो निराला। जब कवि का कोई उपनाम लिखते हैं ना, कवि का उपनाम, तो उपनाम जब हम लिखते हैं तो वो इकहरा उद्धरण चिन्ह में सही है। भारत भारती के बीच में ये नहीं आएगा भाई साहब। जब कोई रचना हो ना तो ये आपका सिंगल इन्वर्टेड कॉमा आएगा। कोई मुझे बताएगा भारत भारती जो है वो कब रिलीज हुई थी और किस कवि की रचना है, ठीक है, तो ये सही हो जाएगा। इसके बाद उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, मुहावरा लोकोक्ति कहावत है, उसमें भी सिंगल इन्वर्टेड कॉमा लगाते हैं, डबल इन्वर्टेड कॉमा, सिंगल क्या डबल लगेगा, ठीक है। और वह खूब खेले, तो जब किसी का मन के जो मनोभाव बताने हो ना, मन के मनोभाव, हर्ष शोक घृणा ये सब, तो आपको यहाँ पर ये लगाना पड़ेगा, ठीक है। चलो अगला, समानाधिकरण उपवाक्यों के बीच किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? समानाधिकरण उपवाक्यों के बीच किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया था, बताओ फटाफट। आपने सुना होगा, दहेज, एक कुप्रथा, ठीक है। और इसमें कौन सा लगा है? अपूर्ण विराम, ठीक है। ये अपूर्ण विराम होता है, ये आपका अर्ध विराम होता है, ये आपका अल्प विराम होता है, ठीक है, और ये आपका पूर्ण विराम होता है, ठीक है। तो इन समानाधिकरण वाक्यों के बीच में ये लगता है। अगला, निम्नलिखित में से वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य का चयन करें। अशुद्ध वाक्य का चयन करना, बताओ जल्दी से। देखो, हमने आपसे कहा था कि, है ना, तो इसमें अशुद्धि कुछ भी नहीं है। हमने अपना देश नहीं छोड़ा, उसे रस्सी से बांध कर मारा। आप अपनी कार को भी ले आए, कार, अपनी कार ले आना बोल देंगे तब भी चलेगा, को भी लगाने की जरूरत नहीं, आप अपनी कार ले आना, ठीक है। तो अनावश्यक शब्द की त्रुटि है, तो आंसर आपका आएगा ए फॉर एप्पल। बहुत बढ़िया। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द बताना है। कौन सा शब्द अशुद्ध है, बताओ। अशुद्ध शब्द फटाफट, ठीक है। तो इनमें से भ्रतहारी बिल्कुल सही है, भ्रत्सना सही है, भ्रगुटी सही है। भारवी जो है वो अशुद्ध है। कारण ये है कि भारवी में जो है वो आपका छोटी ही आएगी, छोटी, ठीक है। बहुत सारे लोगों का गलत। चलो, हलाहल का विलोम शब्द बताना है। हलाहल, हलाहल शब्द का विलोम, थोड़ा सा ध्यान रखें आप। कभी कभी क्या है कि भावुकता में जो है वो सब, मतलब भावुकता में सारी चीज़ें जो है भूल जाते हैं कि हलाहल का विष आएगा, ठीक है। तो ऐसी ऐसी गलती ना करें कि विलोम पूछे तो विलोम बताए, पर्यायवाची पूछे तो पर्यायवाची बताए, ठीक है। देखो, गरल का विलोम आएगा सुधा, अशिष्ट का शिष्ट, तेज का धीमा या मंद, ये विलोम आएगा। तो फिर हलाहल का क्या आएगा? अमृत, है ना। हलाहल का मतलब होता है जहर, विष, कालकूट, है ना। कालकूट भी कहा जाता है जहर को। आपने वो गाना सुना होगा ना, मैं भोला पर्वत का तू रानी महला दी। अगला प्रश्न, उसमें एक कालकूट शब्द आता है। निम्नलिखित में से किस विकल्प में विलोम शब्द अशुद्ध है, ये बताना आपको। थोड़ा सा ध्यान से पढ़े, कौन सा शब्द जो है अशुद्ध है। देखो, कोई कोई नदी का उद्गम होता है और जाके समुद्र में विलय हो जाती है। उद्गम और विलय, उक्त का अनुक्त, उगना का अस्त नहीं आएगा, है ना। अस्त का विलोम अलग आएगा, अस्त का उदय आएगा, और उगना का, अस्त का विलोम क्या आएगा? उदय, और उगना का आएगा डूबना, ठीक है। क्योंकि तत्सम का शब्द तत्सम, तद्भव का शब्द तद्भव। आंसर आपको देना। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस विकल्प में पर्यायवाची युग्म अशुद्ध है? कौन सा पर्यायवाची युग्म जो है वो अशुद्ध है, ये बताना आपको। चलिए आंसर बताइए।
अशुद्ध। देखो ये आपको बताना है, तो मैं आपको बता दूं परोक्ष का अप्रत्यक्ष, ओझल तिरोहित सही है। परिपाटी का पद्धति प्रणाली रीति बिल्कुल सही है। परिपाटी मतलब जो भी प्रणाली जो रीति चलती आ रही। पत्ता का दल पर्ण सही है। प्रसिद्ध का मशहूर सही है, लेकिन ये गुणगान नहीं है। गुणगान शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है प्रशंसा, है ना। प्रशंसा को श्लाघा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? श्लाघा, ठीक है। बड़ाई भी कहते हैं, तारीफ कहते हैं। बड़ाई, तारीफ, ये सब इसके पर्यायवाची, बाकी सब है। तो आंसर आपका डी फॉर डुग्गू आएगा, है ना, ठीक है। और इसको कहते हैं हम प्रख्यात, विख्यात, है ना। प्रसिद्धि को प्रख्यात, विख्यात। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है? बताओ कौन से शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है? तो देखो, ये अगर मैं आपसे बात करूं, कलानाथ, शशि, राकेश, ये सब चंद्र के पर्यायवाची है ना। रूपक, जात रूप, रोप, ये सब चांदी के पर्यायवाची है ना। और मलय, मंगल, ये सब गंधसार, चंदन के पर्यायवाची है। लेकिन यहाँ पर ये जो है निशान और अलामत, जो निशान है अलामत, ये चिन्ह के पर्यायवाची है। लेकिन ये अमृत द्रव नहीं है। अमृत द्रव जो है वो चांदनी का पर्यायवाची है, चांदनी के। और चांदनी को ज्योत्सना भी कहते हैं, आप सब जानते हैं कि इसकी वर्तनी भी पूछी जाती है। और चांदनी को कौमुदी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कौमुदी भी कहते हैं, ठीक है। बाकी तो सब सही है, मतलब ये इसके पर्यायवाची आपका डी फॉर डुग्गू आएगा, ठीक है। क्योंकि अमृत द्रव जो है वो चांदनी का पर्यायवाची और ये चिन्ह के पर्यायवाची है। अगला प्रश्न है, राधिका चुपके चुपके सुन रही थी, वाक्य में प्रयुक्त क्रिया विशेषण कौन सा है? ठीक है, आप सभी को पता है कि क्रिया विशेषण के जो भेद हैं वो कितने हैं? तो 4 हैं। भेद कितने हैं? क्रिया विशेषण के 4 हैं। बताना है आपको आंसर। क्रिया विशेषण के भेद कितने हैं? 4 हैं। तो भाई साहब चुपके चुपके रो रही थी, ये आपका आएगा कौन सा? रीतिवाचक। क्या आएगा? चुपके चुपके रो रही थी, रीतिवाचक। अगला प्रश्न है, असंगत विकल्प की पहचान करना है। बताओ जल्दी से, असंगत विकल्प की पहचान। भाई सुरेंद्र केवल मुझे ही जानता है, तो परिमाणवाचक विशेषण, ठीक है ना। उसे भली बात ही जानता हूँ, रीतिवाचक। आप बाहर बैठिए, स्थानवाचक। मैंने पर्याप्त पढ़ लिया है, थोड़ा आराम करूंगा। तो भाई साहब ये थोड़ा और ये पर्याप्त, ये आपके कालवाचक नहीं है, ये आपके क्या है? ये कालवाचक नहीं है, ये आपके परिमाणवाचक विशेषण है, थोड़ा और पर्याप्त। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला, रमेश जयपुर से दिल्ली जा रहा है, इसमें कारक बताना। रमेश जयपुर से दिल्ली जा रहा है ना। तो मैं कई बात बताइए, मैंने कहा चाहे दूरी हो, चाहे तुलना हो, है ना, चाहे भय हो, चाहे लज्जा हो, है ना, इन सब की अगर बात हो तो से आए, है ना। तो यहाँ पर कौन सा कारक होगा? अपादान कारक। दैट डू क्वेश्चन। चलिए अगला प्रश्न, वहाँ सचिन का बेट है ना। वहाँ सचिन का क्या है? बेट है। तो आप सभी को पता है किसका बेट है? सचिन का। और का जो है वो किस में आता है? संबंध कारक में।
चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वर्तमान काल का उदाहरण। आप सभी को पता है काल के भेद 3 होते हैं। वर्तमान काल कितने प्रकार का होता है? 5 का। और भूतकाल जो होता है वो कितने प्रकार का होता है? 6 प्रकार का। तो भविष्य काल के कितने भेद होते हैं? जल्दी बताइए आप कमेंट करके। भविष्य काल के, तो यहाँ पर जो आंसर आपका आएगा कि जो है वहाँ जाता है, देखो, क्योंकि देखो ये दो तो भूतकाल है ना, और ये जो है वो पड़ेगा वो भविष्य काल है। ठीक है। क्रियाओं के व्यापार की निरंतरता को क्या कहते हैं? क्रियाओं के व्यापार की निरंतरता को क्या कहते हैं ये बताओ। क्रियाओं का जो व्यापार है वो अभी भी हो रहा है, मतलब कोई काम अभी भी हो रहा है, तो वो किस में होगा? तो देखो अभी हो नहीं रहा है, होगा वो भविष्य काल, हो चुका है वो भूतकाल, है ना, और ये आपका वर्तमान काल। मैं बता ही चुका हूं कि ये 6 भेद है, इसके 5 भेद है, इसके 3 भेद है। कंसारी शब्द में समास, है ना, समास बताना। समास का मतलब होता है संक्षेप। तो 2 से अधिक पदों को मिलाने की प्रक्रिया समास कहलाती है। उनके बीच के विभक्ति चिन्हों को हटाने की प्रक्रिया समास कहलाती है। इसके 6 भेद है और पद प्रधानता की दृष्टि से 4 ही भेद है। ठीक है। तो कंसारी, कंस के अरि हैं जो, बताओ कौन सा समास है? कंस के अरि। अरि का मतलब यहां पर शत्रु है। अरि है जो, अर्थात कौन? तो श्री कृष्ण है। कंस के अरि कौन है? श्री कृष्ण है। तो इस तरीके से अगर हम देखेंगे तो ये बहुब्रीहि समास आएगा। इसके दोनों ही पद जो है, आप अगर देखेंगे इसमें 2 पद है, एक तो कंस और एक अरि, दोनों पद गौण है और तीसरा अर्थ निकल रहा है कौन? श्री कृष्ण। अगला प्रश्न है, पंचपात्र में समास कौन सा है? पंचपात्र, 5 पात्रों का समाहार। ठीक है। और जब संख्या की बात होगी, जिसका पहला पद संख्यावाची विशेषण, उसे हम क्या कहेंगे? द्विगु समास। चलिए अगला प्रश्न है, भाषा शून्य में विकसित नहीं होती, इसका शैक्षणिक निहितार्थ है कि भाषा सीखने के लिए क्या अनिवार्य है? अगर कोई भाषा आपको सीखनी है तो उसके लिए क्या जरूरी है? देखिए, किसी भी भाषा को सीखने के लिए पढ़ा लिखा होना बिल्कुल जरूरी नहीं है ना, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। जैसे कि मान के चलिए, आप व्यक्ति गांव के, आप देखते हैं कि कई बार टूरिस्ट जो आते हैं, है ना, टूरिस्ट गाइड का जो काम करते हैं, चाहे राजस्थान में चले जाइए, चाहे आप जो है उत्तराखंड में चले जाइए, ठीक है, तो जो टूरिस्ट गाइड, विदेशी पर्यटक आते हैं हमारे यहाँ, तो उनको गाइड करने का काम, वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं ना, वो पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन वो इंग्लिश फर्राटेदार बोलते हैं, फ्रेंच फर्राटेदार बोलते हैं। ठीक है। तो वो क्या पढ़े, स्कूल गए क्या? नहीं गए ना, लेकिन किसी भी भाषा को सीखने के लिए स्कूल जाना या पढ़े लिखा होना जरूरी नहीं है। ठीक है। तो वो भाषा सीखेगा तो सामाजिक अंतःक्रिया के कारण सीखेगा। ठीक है। तो कहने का मतलब, आपको अगर इंग्लिश सीखनी है तो उसके वैसे माहौल में रहना पड़ेगा आपको, एनवायरमेंट में। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, भाषा शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे बताओ। यह आखिरी प्रश्न है आज का। ठीक है। भाषा सीखने, भाषा शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे बताओ। आपका क्या क्या दायित्व है कि बच्चों को भाषा सीखने का समृद्ध एक तो वातावरण आपको जो है वो आपको बनाना पड़ेगा। बच्चों के सीखने के तरीके के बारे में आपको जानना कि बच्चे कैसे कैसे सीखते हैं, और बच्चों द्वारा की जाने वाली त्रुटियों के कारण पहचानना और उनका उपचारात्मक जो है वो काम करना पड़ेगा। ठीक है। तो ये काम आपको करने पड़ेंगे। तो पाठ्यपुस्तक का पर बल देंगे क्या कि पाठ्यपुस्तक पढ़ो, प्रश्नों के उत्तर पूछेंगे, ड्राइंग बनाएंगे? नहीं भाई, आप क्या करेंगे, बच्चों को अपने अनुभव और विचार बताने के लिए उसमें उत्सुकता जगाएंगे। क्या करेंगे, बच्चों को अपने अनुभव और विचार बताने के लिए उनमें आपको उत्सुकता जगानी पड़ेगी कि आखिर क्या है। ठीक है। चलिए, तो अपन आज इतना ही रखते हैं, है ना, बाकी अपनी कंटिन्यूटी तो रहेगी 31 तक। ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि उत्कर्ष पर दिवाली का ट्रिपल धमाका चल रहा है, तो अब टेस्ट सीरीज पर आपको जो है वो अप टू 90% तक का डिस्काउंट मिल रहा है, और ये ऑफर जो है वो 24 अक्टूबर से 3 नवंबर तक है। ठीक है। तो इस दिवाली उत्कर्ष के साथ कीजिए अपने सपनों को साकार, और उत्कर्ष का ऐप अभी डाउनलोड करें, और जो है टेस्ट सीरीज पर भी आप जो है अप टू 90% तक का डिस्काउंट प्राप्त करें। ठीक है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि 29, 30 और 31 तक इस पर क्लास रहेगी। बाकी 1, 2, 3 नवंबर में मेरी क्लास एसएससी उत्कर्ष पर मिलूंगा दोपहर 1 बजे। ये बात आप ध्यान रखिएगा।
ठीक है। तो जितने भी विद्यार्थी देख रहे हैं मैं उनको बता दूं 1 2 3 को एमपी उत्कर्ष पर क्लास नहीं रहेगी, लेकिन हाँ अगर आपको कंटिन्यूटी बनानी है तो आपको मेरे साथ आना पड़ेगा। कहां? एसएससी उत्कर्ष पर। ठीक है, चलिए बाकी सब लोग अपना अपना ख्याल रखेंगे। धन्यवाद।